स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अब हम काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ी है और काइनेटिक गैस इक्वेशन के साथ उसके पोस्टुलेट्स, डेरिवेशन, साथ में तीनों नियम बायस लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को भी हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन से डेरिव कर लिया है। अब हम आ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में क्या संबंध है। तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर, सपोज करते हैं कि हमने एक गैस ली है और गैस में एक अणु नहीं है, अणुओं का जो भार है वो m है। उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या वर्ग माध्य मूल वेग c है। औसत गतिज ऊर्जा, हमने सिर्फ गतिज ऊर्जा नहीं ली है, हमने ली है एवरेज, क्योंकि बहुत सारे अणु हैं और उन अणुओं की सबकी गतिज ऊर्जा को हमने एवरेज वैल्यू के रूप में लिया है। तो अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा है वो है हाफ mc²। अणु गति सिद्धांत या काइनेटिक गैस इक्वेशन के अनुसार हम कहते हैं कि अणु की जो औसत गतिज ऊर्जा है वो जैसे जैसे ताप बढ़ता है गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि अणुगति समीकरण क्या है। तो अणुगति समीकरण Pv बराबर 1/3 mnc²। अगर आप में से किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो ये वीडियो जरूर से देख लें, इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है गैसेस का। तो Pv बराबर 1/3 mnc² या Pv बराबर, अब देखो हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई भी किया है और 2 से डिवाइड भी किया है। तो 2/3 हो गया इंटू 1/2 mnc²। अब mnc² जो है वो किसके बराबर हो जाता है, mnc² जो है वो हमारी गतिज ऊर्जा के बराबर है। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, या हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो गई, 3/2 इंटू PV। अब आदर्श गैस समीकरण जो हमने सबसे पहले पढ़ा है जनरल गैस इक्वेशन के रूप में, सामान्य समीकरण के रूप में, वो है PV बराबर RT। एक मोल गैस के लिए अगर n मोल ऑफ गैस लेते हैं तो ये हो जाता है PV बराबर nRT। अब आप देखो कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 3/2 PV के, और PV को हमने रिप्लेस कर दिया RT से, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 3/2 RT। ये किसके लिए है, एक मोल गैस के लिए, और अगर n मोल ऑफ गैसेस हैं तो ये हो जाती है 3/2 nRT। तो इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी में n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी आदर्श गैसों के एक मोल की गतिज ऊर्जा जो है उसके ताप के परम समानुपाती होती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं। तो गतिज ऊर्जा का मान सिर्फ ताप पर निर्भर करता है और किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, यानी गैस के स्वभाव पर, गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ परम ताप पर डिपेंड करता है। और ये जो निष्कर्ष, ये जो रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT या काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये चीज जो है वो मैक्सवेल ने बताई थी, इसलिए हम इसको मैक्सवेल का जनरलाइजेशन या मैक्सवेल जनरलाइजेशन या मैक्सवेल का व्यापकीकरण कहते हैं। अब जो है तो एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा हमने क्या निकाली, एक मोल की गतिज ऊर्जा, वो थी हमारी 3/2 RT। n मोल लेते हैं तो वो आती है 3/2 nRT। अगर हमें एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा निकालनी है तो हम सब जानते हैं कि
एक मोल में अणुओं की संख्या क्या है? एवोगैड्रो संख्या। तो एक अणु के निकालने के लिए हमें एवोगैड्रो संख्या का भाग देना होगा। तो 3/2 R अपॉन N T, और ये हो जाता है 3/2 KT। और जो K है, जैसे R हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट है या गैस कांस्टेंट है, उसी तरह से K हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो अब कैलकुलेटिव वैल्यू निकालें तो R हमारा आ जाता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स अपॉन N 6.023 इंटू 10⁻23। हम सब जानते हैं ये हमारा एवोगैड्रो नंबर है। तो सिंप्लीफाई करने पर हमारा जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है वो आता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये ध्यान देने की चीज है कि जब एक मोल की बात हो रही होगी तो हम लिखेंगे 3/2 RT, और अगर एक अणु की बात हो रही होगी तो हम लिखेंगे 3/2 KT। तो अब एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि सिंपल सा एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 39 ग्राम बेंजीन की हमें काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कैलकुलेट करनी है। तो n मोल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 3/2 nRT। अब 39 ग्राम्स दिया हुआ है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो 39 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और हम जानते हैं कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट 78 है। तो 1/2 यानी आधा मोल हमने लिया है। तो हम इसको 0.5 भी लिख सकते हैं और 1/2 भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री है तो 273 प्लस 27, तो सीधा सीधा ये आ गया हमारा 300 केल्विन। और आर की वैल्यू आपको दी हुई है 8.314 जूल पर केल्विन। तो हम इसमें लिख सकते हैं 3/2 इंटू 0.5 इंटू 8.314 इंटू 300। नेक्स्ट स्लाइड में आ गया। ठीक है, तो 1/2 इंटू 3/2 इंटू 8.314 इंटू 300, तो ये आ गया 1870.65 जूल। किलो में बदलना है तो 1.871 किलो जूल। तो ये हमारी बेंजीन की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी आती है। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कभी कभी आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में इस फर्स्ट यूनिट से आ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो देखो, इतनी देर जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा आदर्श व्यवहार था, और उस आदर्श व्यवहार में हम गैसों के नियम पढ़ रहे थे। गैसों के नियम के साथ गैसों का अणुगति सिद्धांत पढ़ा, फिर अणुगति समीकरण पढ़ा। अणुगति समीकरण से हमने गतिज ऊर्जा और ताप के बीच संबंध निकाला। पर जब हम आदर्श व्यवहार पढ़ रहे थे, आदर्श कैसे पढ़ते हैं, तो हम पहले ही कह देते हैं कि इस तरह की गैसें काल्पनिक हैं, वास्तविकता में नहीं पाई जाती। तो सबसे पहले जो डेविएशन है, जो विचलन हमें मिल रहा है, वो है बॉयल के नियम से विचलन। तो बॉयल के नियम का विचलन क्या है? बॉयल के नियम में हम क्या पढ़ते हैं कि बॉयल के नियम के अनुसार P is inversely proportional to V, या PV जो है वो कांस्टेंट है। तो बॉयल के नियम के अनुसार दाब के सभी मानों पर निश्चित ताप पर गैस के दाब और आयतन के बीच का गुणनफल PV जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब यदि PV और P के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो वो एक सीधी रेखा आनी चाहिए जो दाब अक्ष के समानांतर हो, पर ऐसा नहीं होता। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं, आगे देखेंगे कि ग्राफ
कैसा आना चाहिए अगर हमारा बॉयल का नियम है। दूसरे साइंटिस्ट थे एमिगेट, और एमिगेट ने 1818 1818 में कुछ ऐसी गैसों को स्टडी किया था जिसमें कोई भी गैस इस तरह का सीधी लाइन वाला कर्व नहीं बनाती है। यानी कुल मिला के सारी गैसों में जो है वो विचलन या डेविएशन दिखाई दे रहा है आइडियल बिहेवियर से। यानी P का मान बढ़ाने पर PV का मान कांस्टेंट नहीं हो रहा है, और हमें किस तरह का ग्राफ दिख रहा है ये हम देखते हैं। तो दाब के साथ जब परिवर्तन हो रहा है तो प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस में जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो पीवी का मान तेजी से बढ़ रहा है। उसी तरह से नाइट्रोजन का मान भी तेजी से बढ़ रहा है। और इसके आधार पर जब हम ग्राफ खींचते हैं तो सबसे पहले हमने पीवी और पी के बीच में, तो ये जो डॉटेड लाइन है वो ये दिखा रही है कि पीवी का मान कांस्टेंट होना चाहिए, यानी पी बढ़ाने के साथ कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। ये हमारा आइडियल गैस का व्यवहार है जो हमें किसी भी गैस में नहीं दिखाई देता। अब कैसा दिखाई देता है? तो हमने 4-5 तरह की गैसें ली हैं। कौन कौन से ली? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अब सबसे पहले हम हाइड्रोजन और हीलियम की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के मान हमेशा ज्यादा हैं। जीरो प्रेशर पर भी हाइड्रोजन और हीलियम के मान पीवी के लिए तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी कभी भी उनमें आदर्श व्यवहार नहीं है। वो आदर्श व्यवहार से एकदम विचलित हो रहे हैं, अलग ही व्यवहार है इनका। अब नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इसमें जब हम देखते हैं तो जब हम दाब बढ़ाते हैं तो शुरू में तो थोड़े समय पीवी का मान कम होता है। नाइट्रोजन के लिए बहुत थोड़ा सा कम हुआ और फिर तेजी से बढ़ गया दाब बढ़ाने के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड में भी थोड़ा सा कम होने के बाद फिर तेजी से बढ़ा। और मीथेन में बहुत डेविएशन है कि मीथेन में जब हम दाब बढ़ाते हैं तो पहले पीवी का मान तेजी से कम होता है और फिर उसके बाद तेजी से बढ़ता है। तो ये पांचों गैसें ऐसी हैं जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम के मान जो है वो दाब बढ़ाने के साथ हमेशा बढ़ते हैं, जबकि तीन के मान दाब बढ़ाने के साथ कुछ समय कम होने के बाद सीधे बढ़ते हैं। तो हमारे लिए सारी गैसें जो हैं वो आदर्श व्यवहार से विचलन शो कर रही है। अब किस तरह का विचलन है, जैसे मैंने बताया वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि हाइड्रोजन, हीलियम और नियॉन जैसी गैसें जो हैं पीवी का मान पी बढ़ाने के साथ हमेशा बढ़ता है, लगातार बढ़ता रहता है। नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या मीथेन है, इन सब गैसों के लिए पीवी का मान जब हम पी बढ़ाते हैं तो पहले कम होता है, निम्नतम पहुंचता है और फिर उसके बाद पुनः तेजी से बढ़ने लगता है। तो दो तरह के वेरिएशन हमें दिखाई दे रहे हैं। हाइड्रोजन, हीलियम और नियॉन में हमेशा तेजी से बढ़ रहा है, जबकि नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में ये एक बार कम होने के बाद फिर बढ़ता है। तो जो आदर्श व्यवहार से, जो आइडियल बिहेवियर से इस प्रकार का जो डेविएशन हमें दिखाई दे रहा है उसको हम एक फैक्टर से देते हैं और उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या संपीड्यता गुणांक, जिसे हमने जेड से लिखा है। और जेड किसके बराबर है? वी अपॉन वी आदर्श या वी आइडियल। यानी जो V हमें दिखाई दे रहा है, जो आयतन हमारी समझ में आ रहा है, जो प्रैक्टिकली दिख रहा है, और V आइडियल मतलब जो थ्योरेटिकल हम कैलकुलेट करते हैं।
इसी को हम पीवी अपॉन पीवी आइडियल भी लिख सकते हैं। और अगर हम आइडियल की बात कर रहे हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, पीवी बराबर आर टी के। तो ये हो जाता है जेड बराबर हो गया है पीवी अपॉन आर टी। तो अगर 1 मोल गैस है तो जेड बराबर पीवी अपॉन आर टी है। अगर n मोल गैस है तो पीवी अपॉन एन आर टी है, जहां जेड कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता गुणांक है। तो इस प्रकार से ये जो विचलन है उसको देने के लिए हमने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है। अब संपीड्यता गुणांक या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो उसी दाब तथा ताप पर, जो हमने टेम्परेचर और प्रेशर लिया है, उस पर एक गैस का वास्तविक आयतन है और एक आदर्श गैस के लिए मोल प्रति आयतन का अनुपात है। जैसा हमने लिखा V तो जो हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, और B जो थ्योरेटिकल क्या है, आदर्श व्यवहार होना चाहिए, और प्रैक्टिकल यानी वास्तविक आयतन पर मोल जो हमें दिखाई दे रहा है। जब हम आदर्श गैसों की बात करते हैं तो वहां संपीड्यता गुणांक या जेड की वैल्यू 1 होती है, जेड बराबर 1 होता है, और जो ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता। और लेकिन जब हम रियल गैसेस की बात करते हैं तो रियल गैसेस के लिए जेड का मान टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर निर्भर करता है, और दोनों पर निर्भर करने के कारण ही इसका डेविएशन इकाई के मान यानी यूनिट एजेड का मान 1 से जो है वो हमें विचलित होता दिखाई देता है। स्थिर ताप पर अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं, जैसा कि हम बायल्स लॉ में करते हैं, तो स्थिर ताप पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन आदि के लिए संपीड्यता गुणांक के मान कुछ कुछ हमने दिखाए हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का जो है वो लो टेम्परेचर का मान 1 से कम होता है। तो संपीड्यता दिखाई देती है और पीवी का मान अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है और डेविएशन हमें दिखता है। तो इस तरह से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के द्वारा हम कितना जेड की वैल्यू है, अगर जेड की वैल्यू कम है या जेड की वैल्यू ज्यादा है, तो हमें आदर्श व्यवहार से डेविएशन दिखाई देगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।